दोस्तों, साल 1963 में आई मूवी द ग्रेट एस्केप एक सत्य घटना पर आधारित मूवी थी जो बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी। कई बार देखने के बाद भी मूवी में रोमांच कम नहीं होता। दोस्तों, यदि आपको भी जेल से भागने वाली फिल्में पसंद हैं तो आपको हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 76 साल पहले 24 मार्च 1944 की रात को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किए गए सबसे दुस्साहसी कारनामे में से एक की। यह युद्ध शिविर स्टॉलाग लुफ्टथर्ड के जर्मन कारागार से मित्र देशों के सैनिकों का सामूहिक पलायन था, जिसकी कहानी स्टीव मैकवीन द्वारा अभिनीत 1963 की फिल्म द ग्रेट एस्केप में हमेशा के लिए अमर हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में कैदियों ने भागने की कोशिश की हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह प्रयास किया गया था। सच्ची कहानी सिर्फ नाटकीय है क्योंकि सैकड़ों पुरुषों ने न केवल स्वाद का आनंद लेने के लिए बल्कि अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया था। हिटलर के अत्याचार का विरोध करने के लिए मित्र देशों के कैदियों ने एक बार फिर से अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन करना चाहा। स्टालाग लुफ्ट एक जर्मन शिविर था जो बर्लिन के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 मील की दूरी पर नाजी कब्जे वाले पोलैंड के भीतर स्थित था। दोस्तों, शिविर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हजारों अमेरिकी एयरमैन पकड़े गए और इनमें से बचकर किसी का भी भागना इतिहास में बहुत ही मुश्किल था। इस जेल की बनावट के कारण यहाँ सुरंग बनाना बिल्कुल असंभव था। इस जेल की बनावट कुछ इस प्रकार थी। इस जेल का निर्माण ऐसी जगह पर किया गया था जहां ढीली ढहने वाली रेतीली मिट्टी थी। सुरंगों को उजागर करने के लिए कैदी आवास और शिविर की परिध के आसपास सिस्मोग्राफ माइक्रोफोन की नियुक्ति की गई थी और इस सब के बाद भी जेल की सिक्योरिटी काफी मुस्तैद थी। लेकिन इन सब के होते हुए भी इसमें से कोई भी मुश्किल RAF स्क्वाड्रन लीडर रोजर बुशेल को नहीं रोक सकता था, जिसने 1943 के बसंत में बड़े पैमाने पर पलायन की योजना की कल्पना की थी। 1943 में जर्मन POW शिविर के कैदी रोजर ग्रेटर एक्स बुशेल ने इतिहास में सबसे दुस्साहसी प्लान में से एक की योजना बनाई। दोस्तों, इसके पहले 1940 में डनकर्क जेल में भागने की कोशिश के दौरान बुशेल को गोली मार दी गई थी और इसके बाद अक्टूबर 1942 में स्टालाग लुफ्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। अभी तक वो 2 बार भागने की असफल कोशिश कर चुके थे, पर 2 बार असफल होने के बाद भी बुशेल ने कुछ बड़ा ही ठान रखा था। उनकी इस बार की कोशिश इतिहास में दर्ज होने वाली हिटलर के खिलाफ सबसे दुस्साहसिक घटना थी। बुशेल ने एक टीम बनाई जिसका नाम बिग एक्स रखा। उनका प्लान एक ही समय में 300 मीटर की 3 अलग अलग सुरंग खोदने का था। उन्होंने अपने इन सुरंगों को 3 भागों में बांटा और इन्हें नाम दिया टॉम, डिक और हैरी। और उनका मानना था कि इसमें से एक जरूर सफल होगी जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगी, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जर्मनी द्वारा कैद किए गए सारे अमेरिकी सैनिकों का दल संगठित हो चुका था इस पलायन के लिए। ये सारे अपने अपने काम के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस प्लान में शामिल कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी और इसके चलते इस समूह की गोपनीयता जरूरी थी और इसके लिए बुशेल ने हर संभव कोशिश की कि उनका ये प्लान किसी भी जर्मन को पता न चल सके। दोस्तों, यहाँ जेल में कैदियों को बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तलवारबाजी और बागवानी खेलने की अनुमति थी। इस प्लान के लिए कैदियों ने हर दूसरे हफ्ते किताबें पढ़ी, नाटक किए और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की और धीरे धीरे उन्होंने अपने इस प्लान में 600 कैदियों को शामिल कर लिया और साथ ही जेल में सुरंग बनाने के औजार भी जुटा लिए। लेकिन दोस्तों, जेल है और इतने सारे उपकरणों और लोगों के साथ इस कारनामे को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल था। 600 कैदियों ने 1943 में सुरंग खोदना शुरू किया। इस काम के लिए उन्होंने स्क्वाड्रन कमांडर बॉब नेल्सन को रिश्वत देकर अपने इस प्लान में शामिल कर लिया। बॉब नेल्सन का काम इन सबको सुरक्षित रूप से भूमिगत काम करने देना था। जब सुरंगों पर काम चल रहा था, कैदियों ने जर्मन गार्डों को रिश्वत दी और उसके बदले उन्हें गार्डों से नागरिकों के कपड़े, पुलिस की वर्दी और कुछ जरूरी दस्तावेज और नक्शे भी मिले जो इनको आगे काम आने वाले थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुशेल ने खोदी जाने वाली तीनों सुरंगों को अलग अलग नाम दिए थे। पहली सुरंग थी टॉम। टॉम को हट 123 एरिया में एक स्टोव चिमनी के बगल में खोदा गया था, लेकिन यह पूरा होने से पहले ही जर्मन गार्ड के द्वारा खोज लिया गया था और इस सुरंग का काम बंद हो गया। दूसरी सुरंग का नाम डिक था। हट के शावर रूम में डिक को खोदा गया था। हालांकि यह जिस क्षेत्र में पॉपअप करने के लिए था वह शिविर विस्तार के लिए साफ किया गया था, जिससे इस सुरंग से भी भागना नामुमकिन था और इसलिए खुदाई को रोक दिया गया और इस सुरंग का उपयोग उन्होंने अपने गोदाम के रूप में किया, जहां पर वह अपने इस प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाले सामानों को छुपा कर रखते थे। दोस्तों, पहले की 2 सुरंगें नाकाम साबित हुई थी। अब तीसरी सुरंग थी हैरी। जेल का हिस्सा 104 में कोने में पड़े हुए एक स्टोव के नीचे छुपा हुआ हैरी का प्रवेश द्वार था और इस सुरंग की खुदाई के पूरे 1 वर्ष बाद सुरंग मार्च 1944 में बनकर पूरी हो गई थी।
यह सुरंग माइक्रोफोन की सीमा से बाहर रहने के लिए 30 फीट की गहराई तक खोदी गई थी। यह सुरंग 336 फीट की दूरी तक खोदी गई थी, जो कैंप के उत्तरी किनारे बनाई गई थी, और इस सुरंग को बनाने के लिए लकड़ियों और कैदियों को बिस्तरों से निकाले गए लकड़ी के कुछ 4000 बोर्डों का उपयोग करके बनाई गई थी। इस सुरंग से निकलने के लिए इलेक्ट्रिक लाइट की भी व्यवस्था की गई थी। सुरंग से कैदियों को निकालने के लिए रस्सी से खींच के चलने वाली ट्रॉली भी बनाई गई, और इसके अलावा जो चीजें थी वो हैं चैम्बर्स हाउसिंग एयर पंप, एक वर्कशॉप और 2 जंक्शन भी। इन सारी चीजों को पिगडाडल सर्कस और लिसेस्टर स्क्वायर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, सुरंग निर्माण के पहले बुसल का अनुमान था कि करीब 100 टन मिट्टी सुरंग से निकलेगी, जिसे वो जेल के परिसर में खफा देंगे, और इस मिट्टी को खफाने के लिए कैदी ने अपने पतलून के अंदर विशेष पाउच संलग्न किए, जिससे उन्होंने शिविर के आसपास चलने के साथ रेत को बिखेरने लगे। एक अन्य तरीका यह था कि रेत के साथ अपने मोजे को भर दिया जाए और फिर इस छोटे बगीचों में छोड़ दिया जाए, जिन्हें मिट्टी में खोदकर रेत निकालने की अनुमति दी गई थी। जब सुरंग का निर्माण पूरा हो गया, फिर बसल ने साफ आसमान और चांदनी रात का इंतजार किया, और वह रात जल्दी ही 24 मार्च 1944 को आ गई। बिग एक्स ने कैदियों के पलायन के लिए 3 अलग अलग समूह बनाए। इन समूहों को उनकी भाषा और उनके निवास स्थान के आधार पर बनाया गया, जिससे कैदी भागते वक्त एक दूसरे को समझ सकें और संगठित रहें। अब इन सबको भागने के लिए जो भी जरूरी चीजें थी वो उनकी जरूरत के हिसाब से हर समूह को मुहैया कराई गई। शुरुआती समूह को, यानी कि जो सबसे आगे रहने वाले थे, उन्हें सबसे अच्छे नागरिक के कपड़े या पुलिस की वर्दी दी गई, और उन्हें जर्मन गार्डों को रिश्वत देकर जो भी मिला हुआ था उनमें से कुछ नक्शे, कुछ ठोस आईडी प्रूफ, शेष बच्चों को अल्प विकसित नक्शे, पास करने योग्य यात्रा और काम के परमिट, काम चलाऊ कपड़े, कुछ होर्डेड राशन और कुछ होममेड कंपास दिए गए। रात 8:45 पर पहले कैदी ने सुरंग में प्रवेश किया, और दोस्तों, जब इस सीन को फिल्माया गया है तब फिल्म में सुंदर बसंत परिस्थितियों में होने वाले ब्रेकआउट को दर्शाता है, जब वास्तव में वह सबसे ठंडा सर्दियों के मौसम के रूप में परिवर्तित हो गया था। उस वक्त का तापमान सामान्य से बहुत कम था और जमीन बर्फ की मोटी परत में ढकी हुई थी। उस वक्त हैरी के दूसरे छोर पर निकलने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था और इसे खोलने में 1-1.5 घंटे का समय लगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला में पहला था जिसने उस रात भागने के प्रयासों में बाधा डाली। उनकी कोशिश जारी थी। वो अपने बनाए हुए ट्रॉली में कैदियों को रखकर रस्सी के सहारे धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाल रहे थे। शुरू में आसानी थी, पर धीरे धीरे उन्हें और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब वो ऐसा कर रहे थे तो अचानक से बीच में सुरंग ढह गई थी और बहुत सारे कैदी अंदर फंस गए, और इसी बीच पास में एक हवाई हमला होता है, जिसकी वजह से इन सबको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अंत में जिस दर पर लोग बच रहे थे वह हर 6 मिनट में 1 घंटे के आसपास था, जो कि हर 1 या 2 मिनट के मुकाबले बहुत कम था। सुरंग से निकलने के रास्ते के खुलते ही दूसरी समस्या सामने आई। सुरंग को लंबे समय से खोदा नहीं गया था और पास के जंगल में आने के बजाय यह वास्तव में खुले मैदान में एक सेंट्री टावर से कुछ गज की दूरी पर खुला था। इस बात पर बुसल और बाकी के साथी बहस करने लगते हैं, पर जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि अभी उन्हें अपने प्लान पर फोकस करना चाहिए। और इसके बाद 2 हफ्ते के प्रयास के बाद 76 कैदी सफलतापूर्वक सुरंग से बाहर निकाल लिए गए, और यह बुसल के लिए एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुई। लगभग 5 बजे 76वें कैदी को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया था, पर जब 77वां कैदी निकल रहा था तभी उसे एक जर्मन सैनिक ने देख लिया और उसने अलार्म बजा दिया और वो पकड़ा गया, जिससे नीचे की सुरंग में घबराहट और भ्रम पैदा हो गया। जो कैदी अभी तक निकल नहीं पाए थे वो सब जल्दी से जेल की तरफ वापस लौट गए, और जल्दी से जल्दी जो भी उनके पलायन के लिए सामान थे, जो भी दस्तावेज थे, उन सबको उन्होंने जला दिया। दोस्तों, शिविर कमांडेंट ने शिविर के प्रत्येक कैदी की तलाशी ली और उसे कड़ाके की ठंड में बाहर खड़े होने के लिए मजबूर किया, और बाकी के जर्मन गार्ड वहां से भाग चुके कैदियों की खोजने में लग गए। आसपास के इलाकों की पुलिस को सूचित किया गया और भागे हुए कैदियों की जानकारी दी गई, पर दुर्भाग्यवश इन भागे हुए 76 कैदियों में से 73 कैदियों को जर्मन सैनिकों द्वारा फिर से पकड़ लिया गया, और जो 3 भागने में कामयाब हुए उनमें 2 नॉर्वेजियन और 1 डचमैन कैदी था। दोस्तों, पकड़े गए 73 में से 23 को अन्य जेलों में भेज दिया गया, जबकि बचे हुए 50 को हिटलर के आदेशानुसार अलग अलग जगहों पर ले जाकर गोली मार दी गई। फिल्म में ये नरसंहार देखकर हमें हिटलर की क्रूरता का पता चलता है। भागने के पीछे का मास्टरमाइंड रोजर बुसेल उनमें से एक था। बुसेल ने 10 घंटे के भीतर कुछ 400 मील की यात्रा करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन अगले दिन वो पकड़ा गया क्योंकि वो फ्रांसीसी सीमा से महज 20 मील दूर एक शहर सारब्रुकेन में ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लेडिनर वाइल्डो, जो वहां का जेलर था, उसे कमान से छुटकारा मिल गया था, और नए शिविर कमांडेंट अर्बस्ट वर्नर ब्रूने को भागने की सामूहिक हत्या से इतना प्रभावित किया गया कि उसने वहां के बचे कैदियों को एक स्मारक बनाने की अनुमति दी, जो आज भी वहां पर मौजूद है। स्टालाग लुफ्ट को अंततः 1945 की शुरुआत में मुक्त किया गया, और 17 महीने बाद
RAF की पुलिस शाखा ने हत्याओं की एक विशेष जांच शुरू की। इस घटना को कवर करने के लिए गेस्टापो के प्रयासों के कारण बहुत ही मुश्किलों का सामना लेना पड़ा। 3 साल की जांच के बाद 18 नाजी सैनिकों को फिर से कैदियों की हत्या के लिए युद्ध अपराधों का दोषी पाया गया और उनमें से 13 को मार दिया गया। दोस्तों 75 साल पहले के प्लान में 600 में से केवल 3 ही उस भयावह रात में बचने में कामयाब हुए थे। प्लान के समय स्टालैग लुफ्ट में कैद किए गए एक RAF पायलट जैक लियोन ने कहा कि इस प्लान ने कैदियों के मनोबल के लिए बहुत कुछ किया, खासकर उन कैदियों के लिए जो लंबे समय से यहाँ पर बंद थे। उन्हें लगा कि वो कैदियों को मुक्त करने में कुछ योगदान करने में सक्षम है, भले ही वो बाहर निकलने में सक्षम ना हो। उन्हें लगा कि वो किसी तरह मदद कर सकते हैं और उन्होंने उन पर भरोसा किया। दोस्तों इस प्लान को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। इस टीम ने हर संभव प्रयास किया था कि वो सब यहाँ की कैद से मुक्त हो सकें, पर दुर्भाग्यवश वो ऐसा नहीं कर पाए। जर्मनी सैनिकों ने भागने के बाद जेल के सामानों की एक सूची बनाई। तब उन्हें पता चला कि 4000 बिस्तर बोर्ड के साथ 20 टेबल, 34 कुर्सियां और 76 बेंच भी गायब थीं, जिन्हें कैदियों द्वारा सुरंग की दीवारों के लिए इस्तेमाल किया गया था और कुछ की सीढ़ियां बनाई गई थी। यह भी पाया गया कि 635 गद्दे, 192 बेड कवर और 161 तकिया भी गायब थे, जो सुरंग की दीवारों के खिलाफ ध्वनियों को गूंथने के लिए रखे गए थे। 1219 चाकू, 478 चम्मच, 582 कांटे और 1400 पाउडर मिल्क के डिब्बे को खोदने वाले औजारों के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि 1000 वाट के बिजली के तार को कैंप की मुख्य बिजली आपूर्ति में उपयोग किया गया था। अविश्वसनीय रूप से ये केवल सामग्री के कुछ उदाहरण हैं जो गायब हुए थे। पूरी सूची और भी अधिक व्यापक थी। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।